हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अर्पित कुमार आईएएस की ये ऐसी कॉपी देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपना ऐसे जो है वो लिखा है। इसमें ये हिंदी मीडियम से है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये ऐसे है, तो ये मानवीय कानून और प्राकृतिक कानून परस्पर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। ये ऐसे इसमें आया है जो कि इन्होंने लिखा है। और सेक्शन ए में और भी ऐसे हैं। ये ऐसे एक ये है, मानव प्रतिभा सबसे बेहतर नवीकरणीय ऊर्जा है। दूसरा ऐसे है, मानवीय कानून और प्राकृतिक कानून परस्पर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। इतिहास को समाज के उद्भव के रूप में समझा जाना चाहिए, और अगर किसी ने दूसरों से दूर तक देखा तो यह दिग्गजों के कंधों पर खड़े होने की वजह से है। ये ऐसे हैं, इसमें 4 जो कि उन्होंने लिखा है सेकंड नंबर का। तो ये है, मानवीय कानून और प्राकृतिक कानून परस्पर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। 2022 के मध्य में भारतीय संसद ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1912 में संशोधन पारित किए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की मुख्य संवेदना वनों में निवास करने वाले जीवों के अवैध शिकार को रोकना, वनस्पति जगत का संरक्षण तथा संपूर्ण प्राकृतिक आबादी को अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करना है। 2022 में किया गया यह संशोधन अधिनियम को वर्तमान चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में तार्किक बनाता है तथा वनस्पति जंतु जगत का तर्कसंगत वर्गीकरण करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मानवीय कानून के रूप में एक सार्वभौमिक प्राकृतिक सत्य की सत्ता सुनिश्चित करता है कि प्रकृति एक साहचर्यमूलक व्यवस्था है। मानव अन्य प्राकृतिक जीवों के समान ही एक अंग है, न कि साध्य। अधिनियम के माध्यम से भारतीय संसद ने मानवीय कानून के द्वारा प्राकृतिक कानूनों को पूरित किया। कानून अथवा विधि किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु उसके नियमन हेतु निश्चित नियमों का समूह है, और सामान्यतः इन नियमों की वैधता सुनिश्चित होती है। अरस्तु, प्लेटो, हॉब्स, चाणक्य आदि राजनीतिक विचारकों द्वारा कानून के 2 वर्ग स्वीकार किए गए हैं। प्रथम प्राकृतिक कानून तथा द्वितीय मानवीय कानून। प्राकृतिक कानून प्रकृति के नियमों का समुच्चय है जो भले ही दृश्य नहीं किंतु उसकी सत्ता वैधता सुरक्षित होती है। कुछ प्राकृतिक कानून यथा नारी की गरिमा भंग न करना, बच्चों तथा दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा, मानवीय जीवन की अक्षुण्णता तथा प्राकृतिक साहचर्य के रूप में देखा जा सकता है। वहीं मानवीय कानून प्राय मनुष्य के किसी वर्ग द्वारा बनाए जाते हैं जो समाज काल सापेक्ष होते हैं। इनमें समाज पारिश्रमिक अधिनियम, वेशभूषा विनियमन अधिनियम आदि कानून आते हैं। टॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य के निर्माण के पूर्व मानव जंगल की व्यवस्था के अनुसार रहता था, जहाँ न कोई नियम था और न ही कानून। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से असुरक्षा का सामना करता था। फिर भी उस समय प्रकृति अपने कानून का अनुसरण करती थी। चूँकि मानव एक चिंतनशील प्राणी है, अतः उसने अपने जीवन की सुरक्षा हेतु प्राकृतिक नियमों का अनुसरण करते हुए कुछ मानवीय कानून का निर्माण यथा एक दूसरे के जीवन अधिकारों का सम्मान करना। उपयुक्त से हमें 2 निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। प्रथम, जहां प्राकृतिक कानून सार्वकालिक सार्वभौमिक है, वहीं मानवीय कानून स्थान व समय की सत्ता से बंधे होते हैं। दूसरा यह कि मानवीय कानून के निर्माण पर प्राकृतिक कानून का प्रभाव पड़ता है। यथा भारतीय IPC की धारा 377 के अनुसार अप्राकृतिक कृत्य अपराध है। अब क्योंकि मानवीय तथा प्राकृतिक कानून की अंतर संबंधता को देखने के पश्चात हम उनका एक दूसरे पर प्रभाव भी देख सकते हैं। मानवीय कानूनों का प्रमुख ध्येय प्राकृतिक कानूनों को मूर्त रूप देता ही होता है। यथा संयुक्त राष्ट्र महासभा की
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 प्राकृतिक अधिकारों को ही मूर्त रूप देती है, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता तथा समानता जैसे मूल्य उपस्थित हैं। प्राकृतिक व्यवस्था कानून के तहत सभी मनुष्य समान हैं। उनमें रंग, जाति, धर्म आदि के कृत्रिम विभाजन के आधार पर कोई बनावटी अंतर नहीं है। प्राकृतिक कानून की इस सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए भारत में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, श्रीलंका में अनुच्छेद 13, तमिल सिंघली समानता, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स कानून का निर्माण किया गया। अपनी निबंध के प्रारंभिक भाग में हमने यह देखा था कि किस प्रकार भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सह-अस्तित्व के प्राकृतिक नियम का अनुसरण करता है, साथ ही उसे आगे सशक्त भी करता है। चूँकि प्रकृति ने समान रूप से प्रत्येक मानव के जीवन की अनुकूलनीयता सुनिश्चित की है। इस प्राकृतिक कानून की भांति ही हम दुनिया के प्रत्येक समाज में मानवीय हत्या पर आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा देख सकते हैं। यथा भारत में IPC की धारा 302 जॉन रॉल्स के अनुसार प्रकृति ने हर व्यक्ति को उसकी संपत्ति की सुरक्षा प्रदान की है, जो अहरणीय है। लगभग सभी देश इस प्राकृतिक कानून के ही समान ही विधायी कानून बनाकर मनुष्य की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर यह अवलोकनीय है कि सिर्फ मानवीय कानून ही प्राकृतिक कानून को सुदृढ़ नहीं करते, बल्कि प्राकृतिक कानून भी मानवीय कानून को सुदृढ़ करते हैं। 1780 के दशक का फ्रांस प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ग में विभाजित था, जहाँ समानता के प्राकृतिक कानून की अवहेलना के रूप में सभी तरह से ज्ञात असमानताएं मौजूद थी। चूँकि समानता एक प्राकृतिक मूल्य तथा कानून है, अतः फ्रांसीसी नागरिकों ने 1789 की क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व से प्रभावित होकर विधि का निर्माण किया। इसी प्रकार प्राकृतिक न्याय के कानून से प्रभावित होकर रूस के नागरिक ने 1917 की क्रांति के माध्यम से ज़ारशाही का अंत किया। साथ ही न्याय के आदर्श से उद्वेलित होकर संविधान का निर्माण किया। प्राकृतिक कानून मानवीय कानूनों को किस प्रकार सुदृढ़ करते हैं, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दास व्यवस्था की समाप्ति को लेकर बनाया गया कानून है। मध्यकालीन समाज में व्याप्त दासता प्राकृतिक कानून के खिलाफ थी तथा मानवीय अधिकार की अनुकूलनीयता का भी हनन करती थी। अमेरिकी संविधान में 13वें संशोधन के माध्यम से विभत्स दासता का अंत किया गया। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा मानवीय बुद्धि और कुछ न होकर आसपास के आवरण का अवलोकन है, अर्थात मानवीय कानून निरपेक्ष में निर्मित नहीं होते, वे प्राकृतिक मूल्यों को मूर्त रूप देने का आदर्श रखते हैं, दूसरे भी रखते हैं। इससे भी बढ़कर वे मानवीय जीवन के अनुकूलन हेतु प्राकृतिक अराजकता को विनियमित करने का उद्देश्य भी धारण करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 व 4 अर्थात मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व का निर्माण प्राकृतिक मूल्यों से प्रभावित भी है तथा प्राकृतिक कानून की सत्ता को मूर्त रूप प्रदान करता है, यथा वन्य जीवों का संरक्षण, मानवीय जीवन का अधिकार आदि। यहाँ पर यह भी ध्यातव्य है कि दोनों प्रकार से कानून हमेशा एक दूसरे को सुदृढ़ नहीं कर रहे होते। कभी कभी यह संभव है कि मानवीय कानून प्राकृतिक कानून की सत्ता को चुनौती प्रस्तुत करें, यथा महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून। उपयुक्त विरोध मध्यकालीन राज्यों में अधिक संभव था, जहाँ विधायी निर्माण की शक्ति साधारण इच्छा में निहित न होकर एक व्यक्ति में निहित होती है। ऐसा राज्य जहाँ राजा की कही गई बात ही कानून हो, वहाँ नितांत संभव है कि मानवीय कानून प्राकृतिक कानून की अवहेलना करते हैं। हिंदी नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक अंधेर नगरी में इसे प्रभावी तरीके से चित्रित किया है कि आधुनिक कवि मुख्यतः की कुछ पंक्तियाँ भी हैं। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है।
समाज के स्तर पर भी भारत में सती प्रथा की स्वीकार्यता वर्तमान में भी कुछ स्थानों पर बाल विवाह का प्रचलन प्राकृतिक कानूनों का नितांत उल्लंघन है। कभी कभी यह भी संभव है कि मानवीय कानून प्राकृतिक कानूनों द्वारा कमज़ोर होता है। यह प्रकृति की अराजकता में देखा जा सकता है, जिसे एक संक्षिप्त हिंदी कहावत मार्मिकता के साथ उजागर करती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। संपूर्ण वाक्य को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें तो यह कहा जा सकता है कि मानव जीवन की समस्त गतिविधियों का कैनवास प्रकृति ही करती है। जहाँ वह प्रयोग करता है, सीखता है, सृजन करता है, ध्वंस करता है, इस संपूर्ण प्रकृति में यह स्वाभाविक है कि उसका सृजन उसके कानून प्रकृति की सार्वभौमिक व्यवस्था से प्रभावित हो, नए आकार ग्रहण करे तथा कभी कभी उसके विरोध में भी हो तो आश्चर्य नहीं। साथ ही मानव प्रगतिशील है, अतः यह निश्चित है कि उसके विधान प्रकृति से न सिर्फ प्रभावित होंगे बल्कि प्रकृति विधान की सत्ता को परिभाषित भी करेंगे। अतः मानवीय व प्राकृतिक कानून तटस्थ न होकर सक्रिय अभिकर्ता है, जिनमें हमारा जीवन आकार लेता है। अब नेक्स्ट है सेक्शन बी। इसमें देखते हैं हम ये इन्होंने जो लिखा है, यह हमारे लिए एक दूसरे की ओर मुड़ने का समय है, न कि एक दूसरे के विरुद्ध। ये ऐसे है जो कि इसको देखते हैं हमें किस प्रकार इन्होंने लिखा है। जून 2017 का समय था। इंग्लैंड के खूबसूरत ओवल मैदान पर भारत व पाकिस्तान दो चित्र प्रतिद्वंदियों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। सौभाग्यवश 60 वर्षीय मिस्टर मेहता, जो क्रिकेट के अजीज प्रशंसक हैं, वह ओवल पर ही अपनी टीम के उत्साहवर्धन हेतु पहुंचे थे। उनकी टीम भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में पाकिस्तान के विरुद्ध अजेय रिकॉर्ड था। हालांकि नियति को आज कुछ और मंजूर था। अपनी टीम के लचर प्रदर्शन के कारण जहां मिस्टर मेहता ग्रामीण मुद्रा में बैठे थे, वहीं उनके आसपास स्टैंड पाकिस्तानी समर्थक से खचाखच भरा हुआ था। उनका शोर मिस्टर मेहता को और दुखी कर रहा था। यह सब एक बच्चा जिसने पाकिस्तानी झंडा ले रखा था देख रहा था। वहीं मिस्टर मेहता के पास आया और उनका झंडा जो मासूमियत से रखा हुआ था, उसे मिस्टर मेहता के हाथों में देकर सिर्फ मुस्काया। उस बच्चे की मुस्कान ने मिस्टर मेहता की सारी उबासी दूर कर दी और फिर चाहे कोई भी टीम जीती हो, मिस्टर मेहता घर खुश होकर ही आए। उपयुक्त प्रसंग हमें यह सिखाता है कि प्रतिद्वंदी होने के बावजूद किस प्रकार हम अपने विशाल हृदय से अपने पड़ोसी विरोधी की खुशी में शरीक हो सकते हैं। वर्तमान समय चुनौतियों का समय है, जहां एक तरफ हमने सदी में एक बार आने वाली आपदा कोविड-19 का सामना किया, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी का ध्वंस हुआ। वहीं दूसरी ओर पुरानी चुनौतियों ने वर्तमान में गंभीर आकार ग्रहण किया हुआ है। चाहे दिन प्रतिदिन जटिल होता जलवायु परिवर्तन हो या राष्ट्र राज्यों के मध्य पनपता अविश्वास हो, यूरोप की भूमि पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापक पैमाने पर युद्ध होने से संपूर्ण विश्व हिंसा के खतरे का सामना कर रहा है। वर्तमान समय सिर्फ चुनौतियां का समय नहीं है। कहते हैं अक्सर चुनौतियां संभावनाएं लाती हैं। वर्तमान समय असीम संभावनाओं का समय है, चाहे फिर वह भारत का आज़ादी का अमृत उत्सव हो या यूरोप की ग्रीन डील। व्यक्तिगत स्तर पर यह समय आधुनिक प्रौद्योगिकियों की अनुरूपताओं को ढालकर अपने बहुआयामी विकास को संभव बनाने का है। वर्तमान समय व्यक्ति के लिए समाज निर्णय की इकाई बनने का है। यह समय राष्ट्र राज्यों हेतु स्वास्थ्य तथा शिक्षा के ढांचे में नए विकास, समाज की समन्वयता तथा वैश्विक शांति हेतु मानव संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग का है। हालांकि उपयुक्त संभावनाओं को मूल आकार देने में वर्तमान कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य साझे विश्वास की कमी
सामाजिक सौहार्द का घटता स्तर हेट स्पीच तथा सांप्रदायिक दंगों की है। एनसीआर के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्ष में भारत में हेट स्पीच के मामले में 300% की वृद्धि हुई है। इसी का स्वाभाविक परिणाम 2020 के दिल्ली दंगों के रूप में हुआ। चूँकि मानवीय स्वभाव समान है, अतः यह चुनौतियाँ सिर्फ भारत की नहीं, अमेरिका में हुए कैपिटल दंगे की भी है। हाल ही में फ्रांस में हो रहे सांप्रदायिक हिंसा संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में लिए हुए हैं। उपयुक्त घटनाएं हमें एक प्रकार की प्राकृतिक व्यवस्था में लिए जा रहे हैं जहाँ कोई किसी से सुरक्षित नहीं है। सभी एक तरफ अराजकता का वातावरण कायम है तथा प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक का दुश्मन बना हुआ है। ऐसे समय में गांधी, लिंकन, मंडेला, बुद्ध की शिक्षाएं याद आती हैं, किंतु हम सब इनसे भली भांति परिचित हैं कि इसके बावजूद देश व विश्व अराजकता की चपेट में है। अतः आवश्यकता है कि इन शिक्षाओं से प्रेरित होकर हम एक दूसरे के मध्य विश्वास का माहौल कायम करें। सिर्फ प्यार पाने के लिए इंतज़ार न करें, बल्कि प्यार बांटने वाले बने। आज हमारे समाज में किसी भी काल की अपेक्षा सर्वाधिक तलाक के मामले सामने आते हैं। तलाक व्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु आवश्यक है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे, किंतु हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि हमारे रिश्तों की मध्य निर्वात न बने, हम उनमें आत्मीयता का भाव बना रहें। वर्तमान समय में सोशल मीडिया में हमारे हज़ारों मित्र हैं, किंतु अधिकांश समय ऐसा होता है कि हम अपनी बातों को कहने के लिए मित्र ढूंढते रह जाते हैं। सोशल मीडिया, जिसकी कल्पना समाज को अधिक लोकतांत्रिक व सौहार्द बनाने के रूप में की गई थी, आज वही नफरत फैलाने का माध्यम बन गई है। सोशल मीडिया कमेंट में फैलाया गया जहर लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। सामाजिक दंगे न सिर्फ राष्ट्र की कानून व्यवस्था व अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाते हैं, बल्कि लोगों के मध्य भय का माहौल कायम करते हैं। वर्तमान में मणिपुर की कुकी तथा मैती समुदाय इसी भय का सामना कर रहे हैं। यह समझ लेने के पश्चात कि उपयुक्त सभी समस्याओं का समाधान एक दूसरे के विरुद्ध न जाकर साथ में आने से संभव है, हमें इसकी भी पड़ताल करनी चाहिए कि यह आखिर कैसे संभव है। मनु औरों को देखो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सभी को सुखी बनाओ। हम एक दूसरे की ओर तभी मुड़ सकते हैं जब हम अपने रचित की भाषा को व्यापक कर पाएंगे। अगर हम यह नहीं समझेंगे कि कहीं पर भी गरीबी, हिंसा, अन्य जगह की समृद्धि के लिए खतरा है, तो यह एक दूसरे के साथ आ पाएँ यह मुश्किल होगा। सांप्रदायिक दंगे की परिणति प्रायः इंटरनेट के होने, रोज़गार खत्म होने, पर्यटन थमने में होती है। हमें खुद से यह प्रश्न करना होगा कि क्या इसमें सिर्फ पीड़ित वर्ग ही प्रभावित होते हैं या हम सभी और अंततः पूरा राष्ट्र प्रभावित होता है। एक दूसरे की ओर मुड़ने हेतु हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। इस माहौल को बनाने की बड़ी जिम्मेदारी गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बहुसंख्यकों की होती है। अतः वर्तमान समय में आवश्यकता है कि प्रत्येक समाज का बहुसंख्यक वर्ग वह जिम्मेदारी निभाए जिसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। वर्तमान में संपूर्ण विश्व अलग अलग प्रकार की जलवायु परिवर्तन प्रेरित आपदाओं से पीड़ित है। दक्षिण एशिया जहां बाढ़ का सामना कर रहा है, वहीं यूरोप, अमेरिका शीतलहर का, तो ऑस्ट्रेलिया दावानल का। क्या यह किसी एक राष्ट्र द्वारा संभव है कि वह खुद को आपदाओं से सुरक्षित कर सके? निश्चित रूप से नहीं। यह जानते हुए भी हमारी जलवायु वार्ताओं में अभी तक एक दूसरे पर दोषारोपण ही करते आए हैं। कारण कोई भी रहा हो, परिणाम सभी को भुगतने पड़ रहे हैं। अतः यहाँ भी विश्व
गांधी जी की दृष्टि के अनुरूप ही विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन कार्यवाही का नेतृत्व प्रदान कर सकता है। साथ में यह भी हो विकासशील देश अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करें, जैसा कि भारत अपने पंचामृत लक्ष्य के माध्यम से कर रहा है। एक और क्षेत्र में हमें एक दूसरे की सहयोग की नितांत आवश्यकता है, वह है कि वैश्विक व्यवस्था। कोविड-19 के समय से ही राष्ट्रीय संबंधों में अराजकता आई है। वर्तमान हिंद प्रशांत से लेकर यूरोप तक सैन्यीकरण बढ़ रहा है। यूक्रेन रूस संघर्ष ने अफ्रीकी राज्यों में खाद्य संकट ला दिया है। वैश्विक व्यवस्था तभी नियम आधारित हो सकती है जब संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं वर्तमान वैश्विक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती हों। अतः हमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार को अंजाम देने के लिए एक दूसरे की ओर मुड़ना होगा। निष्कर्षतः एक दूसरे के विरुद्ध होना हमारा नैतिक क्षरण तो करता ही है, साथ ही हमारी विकास की गति को दशकों पीछे ले जाता है। किसी भी संघर्ष के युद्ध में परिणत होने की महती संभावना होती है। बुद्ध, अशोक आदि के अनुसार युद्ध मानव जाति का दुश्मन है। अतः हम सबको यह सुनिश्चित करना होगा कि हम वर्तमान समय के खतरों को कम करते हुए उसमें निहित संभावनाओं को आकार देने में अपनी भूमिका निभाएं। अतः अगर हमारा घर मोहल्ला एक दूसरे को विरोधी न बनाकर सहयोगी बना रहा होगा तो निश्चय ही राष्ट्र व विश्व संघर्ष की जगह सहयोग से चलित होंगे। तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी। किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। तो इस तरह से इतनी अच्छी तरह से इन्होंने ऐसे लिखा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से ये ऐसे लिखा है इन्होंने। तो इसी तरह से आप भी लिख सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें, जिससे कि मैं और भी आपके लिए नॉलेजफुल वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू।